फ्यूचर क्या नजर आ रहा है गोगी भट्ट केस का? मर्डर शूटर से कराया जाता है और करवाने वाला जो वो उम्रे पे चला जाता है या दुबई चला जाता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि असला रिकवर नहीं होता, मुद्दई से असला लेके डाला जाता है। गोगी भट्ट साहब एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि 4 साल से तो मेरा तीफी से कोई राब्ता ही नहीं है। पुलिस जो है वो मेरा और तीफी का ताल्लुक क्यों जोड़ना चाह रही है? 90% पुलिस की तफ्तीश सही होती है। खास तौर पे कत्ल में पुलिस वाला गलत नहीं करता, चाहे उसे पैसे मिल जाएं, चाहे उस पे प्रेशर हो। यानी गोगी भट्ट की मौजूदगी जाहिर कर रही है जी, उसमें कहा गया कि जी ये सारे वहाँ मौजूद थे। तो इसका मतलब पुलिस फ्रेम करने की गलती कर रही है। तफ्तीशी अफसर का राइट है, वो जो मर्जी आपसे पूछे, उसने वो कड़ियां जोड़नी होती हैं कि ये मर्डर क्यों होता है, ये क्यों हुआ, क्योंकि औरतों की वजह बनती नहीं है ना, दुश्मनी तो सिर्फ इन 2 गैंग की है। नाज़रीन, लाहौर के गैंग्स वॉर और गोगी भट्ट की एंट्री, अंजाम क्या होगा? कच्चे के डाकुओं से 11 लोगों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया, मगर कैसे? ओल्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन मेथड्स किस तरह से पुलिस में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीएसपी और माहिर कानून है अजीजुल्लाह खान साहब। खान साहब, सबसे पहली जो स्टोरी हम डिस्कस करेंगे वो है गैंग्स वॉर। मतलब लाहौर के गैंग्स हैं, इसके साथ साथ आपने बड़ा जनूबी पंजाब में गैंग्स पे काम किया। अब लाहौर के गैंग्स के एक मेन किरदार, मरकजी किरदार हैं गोगी भट्ट। वो पेश होते हैं सीसीपीओ साहब के सामने और जेआईटी के सामने, और फिर बाद में एक एलिगेशन लगाते हैं कि जनाब ये मुझे गुनाहगार जो डिक्लेयर किया गया है ये डीएसपी के ईमा पे किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो लॉ है वो किस हद तक बाइंड करता है कि आपने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, प्रेस टॉक कितनी करनी है, और फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अच्छा देखें, ये बड़ा मशहूर केस हुआ था, आपको याद होगा, बालाज मर्डर केस की आप बात कर रहे हैं। तो ये जो हुआ था फेब 2024 में हुआ था, जब शादी में वो गए हुए थे और वहाँ एक बंदा आया जिसने फायर किया और उसके बाद उसी वक्त उसे भी मार दिया गया। लेकिन जब मुकदमा दर्ज होता है वो इन पे नामजद होता है और इनकी मौजूदगी वहाँ दिखाई जाती है। बिल्कुल। अब वीडियोस भी मौजूद थी, सब कुछ था, तो उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते हैं पर्दा स्क्रीन से। तीफी भट्ट है और गोगी भट्ट है। हाँ जी। ये दोनों गायब हो गए। तीफी अभी तक नहीं सामने आए, लेकिन जो गोगी भट्ट हैं वो सामने आए अभी, और उन्होंने सरेंडर किया खुद को। प्रोटेक्टिव बेल आई थिंक लेके आए हैं जी, ये हाई कोर्ट से ली होगी। और प्रोटेक्टिव बेल का ये होता है कि पहले आपने हाई कोर्ट से लेनी होती है, फिर मुतलका कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, यानी जहाँ ट्रायल होगा उस थाने का, तो उससे फिर आपको बाकायदा बेल करानी पड़ती है, बेल बॉन्ड जमा कराने पड़ते हैं। अब इन्होंने कराने के बाद ये शामिल तफ्तीश होते हैं। हाँ। अब मुझे इस बात का एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि ये पीओ डिक्लेयर हो गए थे या नहीं हुए थे। अगर ये मुजरिम इश्तिहारी करार दे दिए गए थे, क्योंकि इस मुकदमे को काफ़ी टाइम हो गया था, 18 माह या जितने भी आप समझ लें, तो उसके बाद ये आए, तो मेरे ख्याल में ये पीओ डिक्लेयर हो गए होंगे जी, मुजरिम इश्तिहारी जिसे कहा जाता है। मुजरिम इश्तिहारी जब आता है फिर आके वो बताता है, क्योंकि पहले वो शामिल तफ्तीश नहीं होता और उसे इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अब वो आया और उसने बताया कि जी मैं बेगुनाह हूँ। अब वो जो जेआईटी बनाई गई है वो हेडेड बाई एक 1 एसएसपी हैं, या मेरे ख्याल डीआईजी भी थे उसमें। उन्होंने उसको सुना और सुनने के बाद उन्होंने, कहा जाता है मुबैना तौर पर, उन्होंने उन्हें गुनाहगार करार दिया। अब वो कहते हैं गोगी भट्ट साहब, में उनके कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं जो नहीं देने चाहिए थे इस स्टेज पे जब तफ्तीश हो रही है, या फर्दर आपने फिर अगली तफ्तीश में जाना है। तो अब क्या हुआ जी, उन्हें क्योंकि गुनाहगार करार दे दिया गया। अब ये गोगी भट्ट साहब जो हैं उस पर कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना कानूनी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहला पुलिस आर्डर 2002, इसकी 18 जो दफ़ा है, उसके तहत आपको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हक है। अब चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि पहली चेंज जो है वो मुतलका डीपीओ करता है, यानी आपको थाने की तफ्तीश पे एतबार नहीं है। फिर वो तफ्तीश करेगा, तफ्तीश करने के बाद फिर ये तफ्तीश जाती है, नेक्स्ट चेंज जो है वो आरपीओ या आपके जो सीसीपीओ हैं, नहीं, ये जो सीसीपीओ हैं वो करेंगे, या ये डीएजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेरे ख्याल सीसीपीओ के बिहाफ पे। थर्ड चेंज जो है ये आईजी की है और वो पूरे पंजाब लेवल पे होती है।
अब इनको वो यूज करना चाहिए, ना कि इन्हें बैठ के वो शुरू हो जाना यानी चाहिए गोगी कि भट्ट के पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाते और Yes. आईजी इनकी तफ्तीश करते। आईजी अब जेआईटी बनी है, मुझे नहीं पता ये किस लेवल पे बनी है। DIG फर्स्ट चेंज इन्वेस्टिगेशन इसकी ये सरबराही। डीएजी इन्वेस्टिगेशन सरबराही कर रहे थे, और ये मेरा ख्याल फर्स्ट चेंज नहीं, ये जेआईटी है। हाँ जी। अब जेआईटी की जो राय है वो फिर जो होती है वो बिल्कुल सही होती है। महकमे की राय होती है। उसको ये कह देना कि जी एक जो डीएसपी है उसके कहने पे उसे इंतकामन वो किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इनका गलत है गोगी भट्ट। अच्छा, गोगी भट्ट साहब एक और बात करते हैं। वो कहते हैं कि बालाज कत्ल केस की बात हो रही है, लेकिन वो डीएसपी साहब जो पीछे बैठे हुए हैं वो मुझसे सवाल कुछ पिछला कर रहे हैं। तो क्या जिस मुकदमे में आप जेआईटी के सामने पेश हो रहे हैं और आपसे तफ्तीश हो रही है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, या वो पिछला को ट्रैक रिकॉर्ड और पिछली बात भी पूछी जा सकती है? देखिए, तफ्तीशी अफसर का राइट है, वो जो मर्जी आपसे पूछे। उसने वो कड़ियां जोड़नी होती हैं कि ये मर्डर क्यों होता है। अब आपका जो प्रीवियस कंडक्ट है या प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि आप उससे पहले कई कत्ल करा चुके हैं और आप नहीं उसमें पकड़े गए या आप निकल गए पतली गली से, तो आपसे तो पूछा जाएगा कि जनाब आपने फलां जो कत्ल हुआ था, से इनके वालिद का जो कत्ल था टीपू ट्रका वाले का, उसमें भी इनका नाम आया। ये और बात है कि 109 में था और ये मेरे ख्याल उसमें बरी हो गया, और वो कह रहे थे रात कि जितने भी पिछले केसेस थे उसमें मैं बरी हो गया। तो जब ये तो तफ्तीशी का राइट है, वो पूछेगा कि वाकई ये कत्ल हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे, ये क्यों हुआ, क्योंकि औरतों की वजह बनती नहीं है ना, दुश्मनी तो सिर्फ इन दो गैंग की है। हाँ। इसके अलावा तो कोई और है नहीं, और फिर अभी तक तीफी भी सामने नहीं आया। तो मेरे ख्याल में इन्हें कानूनन अपना जो राइट है कानून का वो यूज़ करना चाहिए, सोशल मीडिया पे बैठ के बातें नहीं करनी। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव है वो ये कि जब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, ज़ाहिर है इनका ताल्लुक सबके सामने है, ठीक, लेकिन वो कहते हैं कि 4 साल से तो मेरा तीफी से कोई राब्ता ही नहीं है। आप जियो फेंसिंग करवाएं, मुलाकात भी नहीं है। आप कॉल रिकॉर्ड चेक करें, मैंने कोई कॉल भी नहीं की, ना उनकी आई। एक मामले में हम अलग हो गए। तो वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो मेरा और तीफी का ताल्लुक क्यों जोड़ना चाह रही है? देखिए, तीफी और इनका ताल्लुक तो वो खुद मान रहे हैं। रात एक व्लॉग में देख रहा था उनका सरसरी, वो सामने आ गया यूट्यूब पे, तो कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक है उनसे, उनसे हमारी शॉप्स इकट्ठी हैं, हमारी जायदादें कुछ इस तरह की पुरानी, हम लोग साथ रहते हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि जी उन्होंने दुश्मनी की वजह पूछी एक सवाल में, तो उन्होंने जो टीपू ट्रका वाला और उनसे, तो उन्होंने कहा जी वो हमसे हसद करते हैं क्योंकि हम सियासत करते हैं, हम उनसे बाहर हो गए हर चीज़ में, और वो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे मुख्तलिफ नौइयत के कि जी वो ये करते हैं, तो इस वजह से वो उन्होंने ये दुश्मनी है हमारी। तो ये ज़रूरी नहीं है आज के दौर में कि अगर आपका फ़ोन पे राब्ता नहीं है या आपका नहीं है तो उसको कहा जाए कि आपका ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ हो सकता है। अब मैं अपना फ़ोन यहाँ छोड़ के चला जाता हूँ, मैं जाके वारदात कर लेता हूँ, तो उसका मतलब है मैंने वारदात नहीं की। आप सिर्फ इस बात को तो नहीं कर सकते ना कि जी फ़ोन पे डिपेंड करें, उसके अलावा भी तो बहुत सी एविडेंसेस हैं ना, सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो मुझे बीइंग ए पुलिस ऑफिसर वो है कि जब ये FIR दर्ज हुई, मैं उस वक्त भी मैं इस पे बोला था कि जी आप FIR उनकी मौजूदगी दिखा रहे हैं, तो वो जब नहीं है वो तो ये केस पे असरअंदाज होती है। यानी गोगी भट्ट की मौजूदगी जाहिर कर रही जी है उसमें कहा गया कि जी ये सारे वहाँ मौजूद थे, जो मुझे तक याद आ रहा है अभी तक FIR में उनकी मौजूदगी दिखाई गई, जबकि वीडियोस बन रही थी, सब कुछ था। शादी पे वो इनवाइटेड नहीं थे, ये बाहर से उन्होंने आए, हमला हुआ, लेकिन वो जो मारने वाला था वो तो शादी के अंदर बैठा हुआ था। वो आया और उसने वो सेल्फी बनाने का कहा या कुछ ऐसा कहा, तो इसलिए जो FIR थी मुझे उस पर एतराज़ था। अब ये चालान भी अगर कर दें तो कल को यही होगा कि कोर्ट में ये साबित करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के लिए मुश्किल होगा। पुलिस के लिए मुश्किल होगा क्योंकि कोर्ट तो फिर देखती है पूरा कि क्या एविडेंस है या नहीं है। और जो पिछले मुकदमे जिसमें गोगी भट्ट वगैरह बरी होते हैं उसमें भी इन्हें चालान किया गया मेरे ख्याल में, और कोर्ट ने फिर इनको बरी किया। तो इसका मतलब पुलिस फ्रेम करने की गलती कर रही है। मेरे ख्याल में ये गलत है। अगर इसमें आप 109 में उनको रखते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन क्योंकि उन्हें रखा गया कि मौके पे मौजूदगी है, जो अभी तक आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन कर दिया तो मेरे सामने वो सारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जो जिसका जितना अमल हो, अगर उस पर आप मुकदमा दर्ज कराएं और जिसने किया सिर्फ उस पर कराएं तो बेहतर होता है। लेकिन इस मर्डर में क्योंकि मारने वाला तो वहीं कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, अब ये पूछना भी बड़ा मुश्किल था।
अब ये बड़ा अजीबोगरीब केस था, हालांकि उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहिए था ताकि वो बताता किसने किया है। तो ऐसे जो कत्ल होते हैं, अंधे कत्ल होते हैं, वो बड़े अजीब से होते हैं, जिसमें आप मारने वाले को भी मौके पे मार दें। तो जब आप मारने वाले को आपने मौके पे मार दिया तो बताएगा कौन कौन था उस तो ये एफआईआर में नामजद करने की गलती मुद्दईयान की है या पुलिस ने बाद में इसको शामिल किया, या पुलिस चाहती थी कि ये शामिल हो? देखिए, मुझे याद है उस वक्त तनूश एसपी जो हैं वो थी, एसपी इन्वेस्टिगेशन थी, एसएसपी, और उन्होंने बयान दिया बाकायदा कि ये फ़लाँ 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 हुआ, और उन्होंने कहीं इनका नाम नहीं लिया। लेकिन जब, क्योंकि ये मुद्दई का राइट है, हाँ, एफआईआर दर्ज कराना मुद्दई का राइट है, वो जो भी लिख के देगा पुलिस वाले बाउंड हैं कि उसी तरह की एफआईआर दें, वो अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि उसका जो बयान होता है, ये कहा जाता है जब आप एफआईआर दर्ज कर रहे होते हैं कि मुद्दई मुदर्जा बाला ने, ये टेक्निकल जो लफ्ज़ हैं, मुद्दई मुदर्जा बाला को ये बयान पढ़ के सुनाया गया, जिसने सूरत हाल को दुरुस्त तस्लीम करते हुए ज़ेरे उसके नीचे दस्तखत कर दिए। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसके बाद आप एफआईआर दर्ज करते हैं, ऐसे आप सुनाते हैं उसको, फिर उसकी जब ज़िमनी लिखी जाती है तब भी उसको वो उसका बयान सामने होता है जब वो आता है, फिर 161 के बयानात लिखे जाते हैं, वो भी इसी को लिंक कर रहे होते हैं, उसकी तायद कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सही है, अगर वो लोग करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि लाहौर में जो गैंग वॉर था वो पुलिस की टेक्निकल गलतियों की वजह से परवान चढ़ा, मतलब उसमें ज़्यादा उबाल आया, और या फिर पुलिस ने किसी को बेजा फ्रेम किया किसी मुकदमे में, तो उसके बाद रिएक्शनरी तौर पर जो है वो ये सामने आया। क्या ये बात दुरुस्त है? आपकी बात तो 1000% दुरुस्त है। क्योंकि होता ये है कि हम इसी माशरे में रहते हैं, हमारी एफिलेशंस हैं। मेरा ताल्लुक किसी एक ग्रुप से होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि होता ये है कि जब एक मौके पे कोई पुलिस ऑफिसर या मुलाजिम ज़ेर-ए-ताब होता है, सस्पेंड होता है, तो ये ग्रुप्स जो हैं या गैंग्स जो हैं, ये उसको लुक आफ्टर करते हैं। ओके। उनका ख्याल रखेंगे, उनका किचन चलाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको दावतें देंगे। वो मरहूने मिन्नत हो जाते हैं उस गैंग के, एहसान तले दब जाते हैं। एहसान तले दब जाते हैं। जब फिर उनकी पोस्टिंग होती है तो फिर वो उनसे अपना गैंग जो है या ग्रुप है वो मांगता है कि जी हमने आप पे एहसान किया, ना भी कहें तो वो ज़ेरे बार होता है पुलिस वाला, तो फिर उनकी फेवर करेगा। अब जो एंटी ग्रुप है वो ये समझेगा कि जी ये तो उनके साथ मिला हुआ है, तो फिर आप पुलिस वाला इंसाफ नहीं कर सकता। तो ये भी वजह है इनके कि जो ही इनके सारे ये इकट्ठे होते हैं, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान हो रहा है, तो वो दिल में फिर जो है भावना है, दुश्मनी तो चल रही है, तो फिर आप कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं जी। तो सर फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है गोगी भट्ट केस का, गोगी भट्ट का? देखिए, इसमें चालान तो हो जाना है, चालान तो मेरे ख्याल में कर देंगे, क्योंकि ये पुलिस के जहन में है, सबके जहन पे ये इन लोगों ने कराया, क्योंकि इसको वो बेगुनाह लिखने की उसमें नहीं है। कल जो पेशी थी उसमें मेरे ख्याल एक इस पे 506 का मुकदमा था, जो एक शकील इंस्पेक्टर है उसकी तरफ से था कि इसने थ्रेट किया फ़ोन पे, और एक वो पर्चा आपको याद होगा एहसन शाह, हाँ जी, उस पे भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था कि उसने थ्रेट किया और टारगेट किलिंग का कोई ऐसा था कि जी उसने शूटर भेजे हुए हैं। तो उसे बाद में वो आपके सामने है जो एहसन शाह के साथ हुआ। तो ये इसके साथ करना तो मुश्किल है वो, क्योंकि इसकी बैक पे बहुत कुछ है, उसकी बैक पे कुछ नहीं था। एहसन शाह के पीछे कोई नहीं था, आपको पता है, वो इजी टारगेट था। अब ये जो है, इसको ऐसा तो ये करने से रहे, चालान इसको ये करेंगे, चालान ये हो जाएगा, लेकिन कोर्ट से इसको रिलीफ बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि एविडेंस नहीं होती। जब आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में नहीं ले जाते, अब इन्होंने पता नहीं कौन सी एविडेंस उसके खिलाफ की है, कोई वच टक्कर के गवाह बनाए होंगे। वच टक्कर का गवाह होता है जी कि मैं फलां जगह से आ रहा था तो ये घबराया हुआ जा रहा था, इसके हाथ में पिस्टल है, यानी गोगी भट्ट के खिलाफ इन्होंने वो इस टाइप के बनाए होंगे। ऐसे गवाह देखें, ये मुद्दई गवाह देता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि असला रिकवर नहीं होता, मुद्दई से असला लेके डाला जाता है। तो ये सारी पुलिस टैक्स हैं जिसमें वो ब्राउन भी वो फिर किए जाते हैं ताकि फोरेंसिक मिले। हालांकि मैं ये समझता हूँ इस टाइप की तफ्तीश गलत है जिसमें आप पैडिंग कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं कि तफ्तीश तो बहुत तब्दील हो चुकी है, जिद्दत आ चुकी है तफ्तीश में, मतलब ये बहुत सी टेक्निकल चीज़ें पहले तो नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी तफ्तीश,
तो अब तो बड़ी आसान हो गई है, तो पुलिस को तो एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में ट्रायल में पेश करने चाहिए, प्रोसिक्यूशन मजबूत करे। नहीं, पहले कन्वेक्शन रेट जो था वो 5% था, तो अभी 1.5% हो गया, तो ये तो बड़ी अच्छी तफ्तीश है। नलायकियों की तादाद भी तो बढ़ गई है ना। आप माजरत के साथ, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे जुडिशरी हो, वो क्लास नहीं रही जो होती थी। मैंने कई दफ़ा कहा अपने प्रोग्राम्स में कि एक FIR दर्ज हुई, मैंने पढ़ी था ना यजमान पे, कि जी नंबरदार ने इतला दी, फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल कर दिया। 3 लाइनें थी, 3 लाइनों में वो बंदा सज़ाए मौत हुआ। अब जो वो तफ्तीशी है, उसने जो एविडेंस कलेक्ट की होगी वो इस तरह की होगी कि अदालत उसको तस्लीम करती है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पुलिस का लिखा हुआ हर्फ आखिर होता है, ये समझा जाता है ना कि पुलिस का लिखा हर्फ जो आखिर तफ्तीशी ने लिख है। दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अदालत बाउंड ही नहीं है इसकी, अदालत की मर्जी है वो उसको सुने ना सुने। ऐसे मुकदमात मैंने देखे हैं कि जिसमें पुलिस ने बेगुनाह कर दिया और अदालत ने उसे सजा दे दी। और भाई आप या तो फिर तफ्तीश क्या है पुलिस की, आप उसको तो परवाह ही नहीं करते। कुछ जजेस जो हैं वो देखते हैं, पुलिस की तफ्तीश पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ 90% पुलिस की तफ्तीश सही होती है। ख़ास तौर पे कत्ल में पुलिस वाला गलत नहीं करता, कोशिश करता है, गलत नहीं करता, चाहे उसे पैसे मिल जाएं, चाहे उस पर प्रेशर हो। 10% हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए। वो कहते हैं ना 19-20 हो सकता है, अन्य भी नहीं हो सकता, 19 भी हो सकता है। ये तो इतना बड़ा कत्ल सर, बालाज वाला, तो उसमें ये गोगी भट्ट को नामजद करना, लेके आना, आप कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हो जाएगा, जाहिर है क्योंकि एविडेंस नहीं है। तो ये मानते हैं हम कि एविडेंस कलेक्ट करते वक्त पुलिस बड़ी गलतियां करती है आज भी। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जी आप अगर उसका वो बयान अनुज का उठा के देख लें, SP का, कि आपको इस टाइप का नहीं बयान, इनिशियल स्टेज पे आप कैसे बयान दे सकते हो कि आपने मुकदमा ख़त्म कर दिया, अगर वही बयान उठा के वो लगा दें अदालत में देखें जाएं, अदालत बिल्कुल। में, तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? पुलिस ऑफिसर को बड़ा मोहतात होना चाहिए ऐसे बयानात में। लेकिन ये सारे ठीक है जी, बड़े अक्लमंद हैं, समझदार पुलिस वाले हैं, ये फ़ौरन ही कह देते हैं सोशल मीडिया पे आके कि जनाब ये हो गया। तो आपको तो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसमें आप देखें पहले तफ्तीश क्या है, FIR में आप किसको नामजद कर रहे हैं, फिर कौन उसमें बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, उस तरह आप करें। एक ट्रेंड जो बहुत बुरा मैंने देखा ख़ास तौर पे अपर पंजाब में, जिसमें सरगोदा, जिसमें हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और लाहौर का एरिया है, कि मर्डर शूटर से कराया जाता है, और करवाने वाला जो उम्रे पे चला जाता है या दुबई चला जाता है, या बहुत ज़्यादा अमीर है तो फिर UK भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। अब बंदा तो मर्डर हुआ है। अब पुलिस में, इसमें पुलिस वालों ने अपने तौर पे कर लिया कि जिसने करवाया है या जिसकी दुश्मनी है, ये उसको ज़रूर उसमें शामिल करते हैं हर तरीके से। वो नहीं होगा तो कोई और होगा, यानी उसको शामिल करना बनता है। क्योंकि अगर ये ना करें तो फिर एक ट्रेंड जो चल रहा है कि जी आप शूटर को अरेंज करें, बंदा मरवाएं और आप बच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 109 में नाम आएगा, 109 में कितनी सज़ा हो जाएगी? 109 तो आपको पता है ना, वाहिद ही है जिसमें भुट्टो सज़ाए मौत हुआ था। इसके अलावा तो मैंने नहीं देखा 109 में कोई सज़ा हुआ हो, तो बड़े माइनर सी सज़ा मिल जाती है उसको। तो ये गलत ट्रेंड है जो है जी, कि अब गैंग वॉर समझे ख़त्म हो चुका है, पुलिस की रिट जो है वो कायम हो चुकी है, या इसका रिएक्शन आ सकता है जिस तरह से गोगी भट्ट को फ्रेम किया जा रहा है? देखें ये जो गैंग्स होते हैं ना, इनके फटने का कोई टाइम नहीं होता। ये वक्ती तौर पे ये डॉन्स काबू में होते हैं, लेकिन उनके नीचे वाले जो एक नई पौध पल रही होती है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा बगावत, नफ़रत होती है, जिसकी वजह से वो फिर रिएक्ट करते हैं। बड़ा जब उम्र के साथ साथ बंदा कुछ स्लो हो जाता है, वो नहीं करता, वो रोकता है, क्योंकि उसने अप्स डाउन देखे होते हैं। जो नौजवान नस्ल है वो उसने अप्स डाउन नहीं देखे, वो नया नया आ रहा है, उसमें फिर जनाब दुश्मनियाँ, फिर फिल्में, फिर ताने लोगों के। तो आप देखें ना कि जब वो टीपू को मारा गया तो उसका बेटा वापस आया, हालांकि वो पढ़ा लिखा लड़का था और वो नहीं चाहता था, जो जिसे बताया गया कि जी वो लड़ना नहीं चाहता था। अब अंदर की स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसके साथ साथ लोग होते हैं वो कहते रहते हैं यार तू कमाल है, तो बेदा बदला नहीं लेंदा, और तूने बदला नहीं लिया, और यार गल है। जब वो किसी ख़ास मूड में होते हैं तो फिर वो
बार बार रिपीट करते हैं, तो फिर इंसान के जहन में होता है। तो ये जो वार है, ये पुलिस वाले एक हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है, और इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से पुलिस को डील करना चाहिए कि जब एक पार्टी को लगे कि पुलिस दूसरी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब इनका भी तो जावेद, मेरे ख्याल मर्डर हुआ था, हाँ, जावेद इनका भट्ट। जावेद मर्डर हुआ था, तो ये भी इनके दिल में भी है उनका वो, क्योंकि सारा कुछ संभालता था, इनका बिजनेस वो देखता था, तीफी इनका गोगी या तीफी जो भी हैं। तो बाकी अब दूसरा ग्रुप, उसके साथ हमदर्दी हैं पुलिस की या उनकी, इनके साथ भी होंगी कुछ लोगों की। तो एक वक्त में जब एक पुलिस का जो ग्रुप है वो उनकी सपोर्ट कर रहा है, दूसरे वक्त में वो कर रहा होता है। फिर इसमें हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं। एक हुकूमत की हमदर्दी है, वो किस पार्टी में रहा, कैसे रहा, ये भी देखा जाता है। वो भी ताने होते हैं जी असी तोड़ी पार्टी है चा, जनाब पार्टी में हैं, हुकूमत में भी हैं और फंसे भी हुए हैं अभी। तो ये सारे महरक़ात जो हैं ये साथ साथ चलते हैं, और इसी को लेके फिर ये बदले शुरू हो जाते हैं। ये लाहौर के गैंग्स हैं, गैंग वॉर लाहौर में भी चला। एक इस वक्त पैरेलल कच्चे का गैंग है, बल्कि कच्चे के गैंग्स हैं, बहुत से गैंग्स हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के पास असला भी है, दोनों के पास दहशत और वहशत भी है, और दोनों वहशत की अलामत भी बन चुके हैं। देखिए, कच्चे और मकसद तो उनका एक ही है जी, कि जी अपना टेरर बनाना। जो कच्चे में पहले नहीं होता था टेरर बनाना, सोशल मीडिया ने अब वो बड़ा आम कर दिया। जो चीज़ नहीं पहुंचती थी, अब ये देखें कच्चे वाले बना बना के भेज रहे हैं और असला दिखा रहे हैं, कभी वो रॉकेट लॉन्चर दिखा रहे हैं, कभी अपनी नई नई गन्स जो हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखा रहे हैं। ये जो पक्के वाले हैं ये वो शो नहीं कर सकते, पहला फर्क अच्छा, तो ये है गैंग्स जी। पक्के वाले हैं। ये जो मैं कच्चे वालों का कह रहा हूँ कि वो शो करते हैं, क्योंकि पुलिस की रीच नहीं है वहाँ, पुलिस की रिट नहीं है जहाँ वो बैठ के अपना असला दिखा रहे हैं, वीडियो पे दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर यही असला आप लाहौर में दिखाएं, आप तो शाम को पकड़े हाँ, जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। पहला फ़र्क तो मुझे ये लगता है कि जी ये बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि ये इनको रेड करना आसान है, इनके घर हैं, पुलिस घेरा डाल सकती है, पकड़ सकती है। कच्चे की जोग्राफियाई जो तकसीम है वो बहुत मुश्किल है। पानी है, दूर से वो आपको देख लेते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लॉन्ग रेंज वेपन है उनके पास, वो तो बाकायदा महाज जंग है, वो जंग होती है। यहाँ जो है आप किसी भी, मेरे ख्याल बड़े से बड़े डॉन में ये हिम्मत नहीं है कि वो आधे घंटे एक घंटे से ज़्यादा मुकाबला कर जाए, और उसके बाद इनके पास जो है ये कोई ना कोई हैंड ग्रेनेड फेंक देंगे घर में, कुछ ऐसा करेंगे, टेयर गैस फेंकेंगे। वो ये सारी चीज़ें कच्चे में नहीं हो सकती। तो ये फ़र्क बहुत बड़े फ़र्क है। वो उसका अपना वो अगवा बरात आवान करते हैं, वो डकैतियाँ कम करते हैं। ये जो गैंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर हम लें, इनकी दुश्मनियाँ हैं, वहाँ दुश्मनियाँ हैं लेकिन एक हद तक हैं। लेकिन जब पुलिस वहाँ रेड करती है, जिन जिन की दुश्मनियाँ हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। कच्चे में जो बलोच हैं, मजारीज हैं, वो सारे इकट्ठे हैं। वैसे इनकी लड़ाई भी हो, आपस में इनकी होती रहती है, लेकिन फौरी तौर पे ये फिर इनके जरगे होते हैं। ये फिर वो एक दूसरे पे जुर्माना डाल लेते हैं, मसलन 10 तेरे मरे, 5 मेरे मरे। तो जो बड़ा है उसकी कीमत ज़्यादा है, सरदार की कीमत ज़्यादा सर की, जो छोटे हैं उनकी कम कीमत है। तो फिर वो ऊपर नीचे जमा तफरीक करते हैं और पैसे एक दूसरे को दे के सुलह कर लेते हैं। तो फिर छोटी छोटी बातों पे हैं कि बकरी उठा ली गई, और जी फलाने फलां को थप्पड़ मार दिया, वो इस बात पे लड़ाई होती है। इनकी जो है ये तो पूरी एक जंग होती है। इसमें पैसा भी शामिल होता है, इसमें टैका भी शामिल होता है, इसमें सियासत भी शामिल होती है। वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। अच्छा सर, डीपीओ रहीम यार खान या पुलिस से क्या गलती हुई जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा? लोगों को अगवा किया गया, कत्ल किया गया, वो क्या गलती थी? क्या उन पर अटैक करना, कच्चे के डाकुओं पर? नहीं, अटैक तो करना चाहिए, अटैक तो करना चाहिए, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो कमांडर होता है ना किसी भी फोर्स का, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, अब एक ज़िले ही कमांडर है ना, उसने सारा कुछ करना है। अब ज़िले कमांडर को सबकी सुननी चाहिए, अपनी करनी चाहिए। वो उसका वाकिफ़ भी हो उस इलाके का, फिर लोगों का उसे पता भी हो, वहाँ की नब्ज़ का भी पता हो कि लोग क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, डाकू क्या हैं। आप जब गलत कोई स्टेप ले जाते हो तो फिर आप रिटर्न आप नहीं कर सकते। इसमें मेरे मुताबिक ये जो 2 स्टेप्स इनके गलत, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। पहला स्टेप इन्होंने वो किया, शाबान इंदड़ वाला जो इन्होंने मार दिया, हालांकि इन्होंने वादा किया उससे,
तनवीर से कि जी वो बंदा आपको पहुंच जाएगा। वो मार दिया गया। उसने रिएक्ट किया, 5 जवान हमारे शहीद कर दिए। उससे पहले कि मैं बात नहीं करता जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लंबी स्टोरी है। अगला फिर इन्होंने किया जी, जाके ड्रोन से हमला कर दिया। सिंध में गए और डीपीओ साहब ने ड्रोन पे उनके घर पे हमला किया। वो जो उमर शर है उसके घर पे रह रहे थे, उताक पे, उताक डेरा को कहते हैं। वहाँ ये होता है कि जी वो गलत, इनसे ड्रोन जो अटैक होता है, रॉकेट जो, वो गलत जगह पे गिरता है, छोटे कमरे में गिरता है, सेन में गिरता है, वो भाग जाते हैं, बच जाते हैं। उसी दिन फिर वो रिएक्ट करता है और आके 11 बंदे वो मोटरवे से उठा के ले जाता है। अब 11 लोगों को जो अगवा किया गया और 1.5 घंटा मोटरवे को ब्लॉक रखा, ये कार्रवाई चलती रही, तो पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और उसके बाद इनको मगवियों को बाजियाब कैसे करवाया गया जिन 11 लोगों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया था? देखिए, पुलिस तो सुबह पहुंची जी सारी, वो गए नहीं। रात को तो वैसे नहीं निकलते, वो बड़ा मुश्किल है रात को निकलना। इनके पास वसाइल की भी कमी है, मैं समझता हूँ। बहुत से फंड्स दिए गए जो कागजों में हैं, अब ऑडिट तो है नहीं, इनको कौन पूछे कि इतने पैसे, अरबों रुपए कहाँ गए। पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, हर साल जाते हैं, पता नहीं कौन खा जाता है। मुलाजमीन की वही हालत है, वही मोर्चे हैं, वही सब कुछ है जी। और उसकी वजह से फिर ये सारा कुछ चलता है। अब ये बंदे लेके चले गए जी, ठीक है, 11 बंदे ले गए। और उसने फिर वो एक वीडियो बना दी कि मेरे पास हैं, वो हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, रो रहे हैं, आपने देखी होगी वीडियो। फिर इन्होंने मफामत शुरू की, बंदे भेजे, डिफरेंट बंदे भेजे। उसने कहा नहीं, मेरा भाई मुनीर इंदर छोड़ें आप, वो जो जेल में है। अब मुनीर इंदर को सज़ा है 25 साल, 17 साल वो काट चुका है। वो एटीसी से है। एटीसी से। अब एटीसी की सज़ा माफ़ नहीं होती, यानी आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में अभी उसकी अपील नहीं लगी, हाई कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये एक कांस्टेबल शहीद हुए थे, शफकत कांस्टेबल थे, जिस शफकत शहीद अब इन्होंने एक चेक पोस्ट भी बनाई हुई है और उनके घर में बनाई हुई है, जो चौकमाई में। ये जहाँ ज़मीन है ना, जहाँ इनकी, वो भी ये दावा करते हैं कि हमारी ज़मीन भी खाली करें। वो इनकी 25 एकड़ ज़मीन है, उसी के साथ इन्होंने, बल्कि उसी में चेक पोस्ट बनाई हुई है। वो उनकी ज़मीन वीरान पड़ी हुई है। अब वो उन्होंने 3-4 उनकी शराइत थी कि हमारी ज़मीन खाली करें, हमारे भाई को छोड़ें और हमारे जो मुकदमात हैं वो सारे ख़त्म करें। अब उसमें एक बड़ा ख़तरनाक मुकदमा है जिसमें इन्होंने 9 लोग बेचारे शहीद किए, मार दिए पेट्रोल पंप पे जाके। इनके रिश्तेदार ही हैं, करीबी रिश्तेदार हैं इनके। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कैसे माफ़ कर दें? वो भी एटीसी का केस है, उसमें कोई बंदा पेश, अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया ख़ास बंदा जी। फिर आप आ जाएं कि जी उसके भाई को कैसे छोड़ें? अब उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर फ़ोन पे कहा जाता है मुबैना तौर पर कि जी बात कराई गई, उसने उसे ख्याल करने की कोशिश की। इसका एक बड़ा भाई है तनवीर का, जमील, उसने भी काफ़ी इसकी मिन्नतें की, क्योंकि दिमाग इसी का ख़राब है। बाकी फिर भी कोशिश करते हैं, मफामत की कोशिश करते हैं, तनवीर नहीं करता जी। एंड में जो यही है कि जी कुछ फिर इन्वॉल्वमेंट थी खुफिया मुजाहिदों की, तो उनके बाद फिर उसे समझाया क्या बंदे का पुत्र बन। तो फिर उसने ये किया कि जी मैं ठीक है, मैं बंदे वापस करता हूँ। और कहा जाता है कि जी 50 लाख रुपए नग, 6000 गोलियाँ और ये दी गई। एक आमिर अब्बासी जो है, जो शाबान के साथ जेल में था, उसे छुड़वा के दिया गया। और इसकी जो ज़मीन थी 25 एकड़, वो खाली करके एक वहाँ के बड़ा आदमी है उसके हवाले की गई। और इसके साथ 22 एकड़ ज़मीन और लोलाई है कौम जी, उसका है, हसन लोलाई है, इस टाइप का नाम है, उसकी 22 एकड़ ज़मीन वो भी छोड़ दी गई। यानी एक डाकू की तमाम शर्तें मान रहे हैं। मानी है जी, 11 बंदे थे, उनको तो छुड़वाना था बेचारों को जी। तो वो तो इस तरह मजीद भी अगवा करेंगे और फिर शर्त रखेंगे, तो फिर हम मेरे ख्याल में अब ये वक्त है, 11 बंदे आ गए हैं, कुछ और उसके पास हैं, 2 बंदे और भी हैं जो 30 लाख में वापस हो रहे हैं। इनको एफएफसी चौक से उठाया गया था, शाम को 9 बंदे आए। और एफएफसी चौक, अगर आपने सादकाबाद देखा हुआ है, ये जो फौजी फातिमा फर्टिलाइज़र है एफएफसी, ये बिल्कुल कोट सब्जल और इसके दरमियान में है, सादकाबाद के, वहाँ से उठा के ले गए थे। दुकान में वो उनका अड्डा है, 3 बंदे बैठे हुए थे, एक भाग गया, 2 को ले गए। एक बुज़ुर्ग आदमी है, अब उसका सुना है कि 30 लाख दे रहे हैं।
और एक और भी खबर है, पता नहीं सही है गलत है, कि ये जो 50 लाख दिए गए ये SHO से इकट्ठे किए गए। ये जाहिर है SHO DPO साहबान को ने, बेचारों ने फटीकें किसी से मांग के दिए। मैं ये खबर नहीं हाँ, कह सकता, मुबैयना इसको तौर पे। मुबैयना तौर पर है, ठीक। लेकिन है ये सही वैसे जी, क्योंकि बहुत से SHOs ने मुझे तो आप रोते तो हुए खुद कॉल सर्विस में रहे, किए। आपको पता है कि बाज़ बहुत से औक़ात लोगों इकट्ठे ने वहाँ करके से देने कहा पड़ते है कि सर रोल गया ऐसा। हैं। तो ये कब तक चलेगा सर, ये गैंग्स कब खत्म देखिए, होंगे? इनको स्मैश कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। अब डू एंड डाई का वक्त है जी। 11 बंदे आ गए हैं, और ये जो हमारे DPO साहब हैं ये खुद सिंध के हैं, अच्छे से वाकिफ़ हैं। ये वहाँ भी कश्मीर या घुटकी कहीं DPO रहे हैं, तगड़े हैं। अब करें, ऑपरेशन करें, हिम्मत करें, इकट्ठा करें सबको, दोनों साइड से उड़ा दें। कितनी देर, थोड़ा तगड़े हो जाए ना। जो लेकिन नुकसान होना एक ही दफा एक चीज़ अभी, क्योंकि शायद मैं समझता हूँ कि पानी है, पानी आ गया है वहाँ, तो वहाँ जाना आपके लिए मुश्किल होगा। आप कश्तियों में जाएंगे तो अटैक होगा। लेकिन एक तो आप अग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार करें, आप डिफेंसिव नहीं रहें। आप जब डिफेंसिव हो जाते हैं, आप मासूर देखें ना, आप अंदर बंद हो गए। जो आपको किसी ने घेरा डाल दिया, जब आए आप पे हमला करके आप पे चला जाए, तो आपको तो अग्रेसिव होना चाहिए। आप जाएं ना, उस पर जाके हमला करें, उनको पीछे ले जाएं, भगाएं उनको वहां से। तो वो एक जजीरा है, वहाँ पे जाके वो पनाह ले लेते हैं, सिंध, देखिए, दरिया वो भी सिंध तो में। यार, वो भी तो जाते हैं। इसकी एक बेहतरीन तरीका है जो मैं अपने दौर में हम क्या करते थे, अगर इस टाइप की वारदात होती थी, हम लोग जो साथ वाले सरदार हैं, जिनको इन्होंने लिफ्ट करानी छोड़ दी, बहुत से मज़ारी सरदार हैं, इलाके के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इनके साथ चलने को तैयार हैं, उन्हें तो ये सहूलतकार बना देते हैं। वो अब डर के मारे, अवाम का ट्रस्ट ख़त्म हो गया पुलिस पे। SHO की बात पे ट्रस्ट नहीं करता। देखे ना, ट्रस्ट किया, डाकू ने ट्रस्ट किया, इन्होंने बंदा मार दिया। आप ट्रस्ट लेवल जब तक कायम नहीं करेंगे, नहीं होगा। वहाँ के जो लोग हैं उनको ऑन बोर्ड करें, वो आपके साथ जाते हैं, अपना असला लेके साथ जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 1992 में मेरी पोस्टिंग कोट सब्जल हुई, जुल्फ़कार चीमा साहब SSP थे, तो इसी टाइप की वारदातें होती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी जितने इस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं लोग असला रखें, कोई ज़रूरत नहीं लाइसेंस की, और सिर्फ आपने ये करना है कि SHO को बता दें, मुतलका को एक रजिस्टर हो जिसमें इंदराज हो कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ घर में फ़लाँ के पास ये असला है। और लोगों ने असला रखना शुरू कर दिया, और जब वो आते थे वो हमारे साथ होते थे, हमारे जवान होते थे, हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के जाते थे। और जब वो डाकू कोई भैंसे उठा के ले गया या बंदा उठा के ले गया या चोरी डकैती हुई, हम घेरा डाल के, पैरा उठा के उनके घर, उनके गांव का घेरा डाल लेते थे। अब 300-400 बंदा बैठा हुआ है, उसने गांव को घेरा डाल लिया है, वो कहते थे दें जी हमें डाकू दें, या हमारा बंदा वापस करें, या भैंस जो भी माल लेके गए वो वापस करें। तो मजबूरन वो उन्हें जाके, क्योंकि पूरा गांव तो चोर नहीं होता, उनको मजबूर कर दिया जाता था कि जी आप ये सारा कुछ करें जी। जो तफ्तीश है उसके तरीक़ाकार तब्दील हो चुके हैं। पहले तफ्तीश के मेथड्स और थे, अब इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स जो हैं वो बदल चुके हैं। आप समझते हैं कि जिद्दत आने से क्राइम रेट भी कम हुआ है, ये मॉडर्निज्म अपनाने से? नहीं, हर जदीद चीज़ का फ़ायदा तो है ना। पहले ये होता था कि जब शुरू में ये शुरू हुआ कि आपने IMEI नंबर ट्रेस करना है, सिम आप ट्रैक कर लेते हैं, आपका फ़ोन गया वो ट्रेस हो जाता था। फिर हमारे साथ साथ वो जो डाकू भाईजान हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, वो साथ साथ वो भी तो तरक्की कर रहे हैं ना। वो जो नस्ल आ रही है वो इनसे ज़्यादा तेज़ है। अब देखें, उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया, फिर वो जियो फेंसिंग आ गई, हमने जियो फेंसिंग पे काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्टिव था इस मामले में, और मैंने काम किया जियो फेंसिंग और सारा। चंद ही हम कोई 5-7 लोग होते थे पूरे पंजाब में जो करते थे। राना शाहिद थे, एक शमस खान, एक मलिक साहब थे हमारे, मलिक करामत, ये कुछ लोग ही थे ऐसे जो इस पे काम करते थे, IT पे काम करते थे। अब तो फिर बहुत हो गया। और उस पर जियो फेंसिंग से फिर वो हमसे पूछते थे, पकड़े गए सर ये तो बता दें, पकड़े तो हम गए हैं, कैसे तो आपने पकड़ा कैसे है सर? तो अब उन्हें ये भी पता चल गया, हम में से किसी ने बताया कि आप ऐसे पकड़े गए, तो अब वो भी यूज़ नहीं करते, मोबाइल की वजह से मोबाइल यूज़ नहीं करते। तो टेक्नोलॉजी साथ साथ जितनी पुलिस वाले हो रहे हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। उन्हें भी समझ आ गई है कि इस वजह से हम पकड़े गए, ये ना करो भाई,
उन्हें जेल में जब वो जाते हैं एक दूसरे के साथ, गैंग्स बेसिकली गैंग्स जेल में बनते हैं। 2 किस्म के गैंग हैं, एक तो ये है ना दुश्मनी वाले गैंग, तीफी फलाना गैंग और ये गैंग, ये कुछ और गैंग्स हैं, इनकी दुश्मनी है। लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जो डकैती करते हैं, जो मर्डर करते हैं डकैती में, जो रॉबरी करते हैं, जो सड़कों पे खड़े होते हैं, वो और किस्म के लोग हैं जो नकबज़नी करते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं वहाँ, फिर वहीं गैंग्स बनते हैं, यारियाँ बनती हैं। वो जेल से बाहर आते हैं, फिर वो काम शुरू कर देते हैं। दुनिया भर की जेलें, उनमें इस्लाह की जाती है। हमारी जेल, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जेलों में सिखाया जाता है उनको एक अच्छे खासे बंदे को दोबारा बड़ा चोर या डाकू बना के बाहर निकाला जाता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी तफ्तीश में ये बराबर ही काम चल रहा है, उसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आज का जो पुलिस ऑफिसर है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि इस तफ्तीश से भरपूर फ़ायदा उठा सके। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मेरी उकाड़ा पोस्टिंग हुई तो मैंने ये आज से रिटायरमेंट से 2-4 साल पहले की, तो मैंने सारे तफ्तीशी इकट्ठे कर लिए और मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि ये आई स्कैनिंग क्या होती है। नोबडी नोज़ आई स्कैनिंग क्या होती है। अब आप दुबई गए होंगे तो आप जाते हैं, आपको वो कुछ नहीं करते, आप जाके पहले वो अपना पासपोर्ट रखते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बाद सामने जाते हैं, आपने आंखें दिखानी होती हैं उसको, कैमरे को, आपको वो ओपन हो जाता है, क्योंकि आई स्कैनिंग से आपकी सारा पता चल जाता है। हाथों की उंगलियां तो प्रॉब्लम कर सकती हैं, उम्र के साथ साथ आपकी ये घिस भी जाती हैं, लेकिन आंखों की जो पुतली है वो आपको उनको बताती है कि ये कौन ऐसे ट्रेस करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सारा कुछ नहीं आया। मेरे ख्याल में हमारी जो पुलिस है इसको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। खैर ज़रूरी ट्रेनिंग में ये परेड, पीटी, फलां, हाँ फिटनेस के लिए होना चाहिए, लेकिन इनको वो काम सिखाने चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट में आके इनके काम है। सिर्फ पीटी परेड करा देना, पीपीसी सीआरपीसी पढ़ा देना, पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे, कोई मास्टर है, कोई ग्रेजुएट हैं। अब आपको देखें कि ये कितनी देर लगती है आपको, आप गूगल करके देख लें, आप चैट जीपीटी पे निकालें, पूरा पीपीसी निकाल देगा वो पूरे दफ़े निकाल के दे देता है, और ये भी पूछता है कि जी और बताऊं, और क्या पूछना चाहते हैं आप। तो जब इस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको वही पढ़ाई जा रहे हो। आप उनको बताएं कि मिसल तैयार कैसे होती है, आप ये बताएं कि एविडेंस कलेक्ट कैसे होती है, उसको कोर्ट में, आप उसको कोर्ट में कैसे सिर्फ एविडेंस कैसे करना है। यस, अगर आपने एविडेंस तो आपके पास आ गई, आपने किस तरह कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट में लेके कैसे जाना है, प्रोसिक्यूटर आपकी हेल्प कैसे करेगा, क्या वो एविडेंस ऐसी है कि कोर्ट उसको तस्लीम करेगी। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि बस आपको सिखा दिया गया कितने पैसे कहाँ से लेने हैं, वहाँ से मंथली लेनी है, वहाँ से क्या करना है, सुबह उठना है तो बिस्मिल्लाह यही है, नाके पे रोकना कैसे है, बदतमीज़ी कैसे करनी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग में सिर्फ ये इनको सिखा दें कि तमीज़ से बात करनी है, और जो तमीज़ से बात नहीं करेगा उसकी नौकरी नहीं होगी, जो तफ्तीश प्रॉपर नहीं करेगा उसकी नौकरी नहीं होगी, इतना कर दें महकमा ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि हर स्टेज पे सियासत है, हर स्टेज पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कोई किसी का चाहता है, कोई किसी का चाहता है, एक चिढ़ जाती है, बुरे से बुरा काम है, मजबूर है, अफसर ने उसे बहाल कर दिया, भाई आप उसको उस महकमे में आने नहीं दें ना जो बुरा है। अच्छा सर, ये CRO आजकल बड़ी टर्म इन है, और इसके साथ साथ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका जाहिर है वो बन जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, उससे नौजवानों को बड़े मसाइल होते हैं। यार ये CRO देखें, बेसिकली CRO तो अभी बना है, पहले ये इस तरह नहीं होता था, कंप्यूटराइज नहीं होता था। कानून ये कहता है कि जब कोई शख्स, किसी भी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी, ये FIR रजिस्टर नंबर 1 है थाने का, तो आप उसका इंदराज रजिस्टर नंबर जो है 9 उसके हिस्से में दर्ज करेंगे उसको जी। यानी जो दायमी रिकॉर्ड है FIR का, वो दायमी रिकॉर्ड है, और वो आप दर्ज करेंगे। होता ये है, रजिस्टर नंबर 9 जो है उसमें देह बुक होती है। देह बुक ये होती है, डिक्लेयर्ड देह बुक होती है। मसलन एक मोहल्ला है, उसे देह करार दे दिया जाए, मैं आपको समझा देता हूँ, टाउन है,
जी जी। उसे आप देह कह सकते हैं। वैसे तो देह का मतलब देहाती वो जो होता था, पुराना गांव होते थे और मौजा होते थे, मौजे होते थे। अब मौजे नहीं रहे, शहरों में तो मौजा नहीं है। वैसे रिकॉर्ड में मौजा होगा, लेकिन उसके नाम चेंज हो गए। चेंज हो गया। इकबाल टाउन हो गया, फलां हो गया, मुस्लिम टाउन हो गया। अब जो मुस्लिम टाउन का रिहायशी है, उसकी एक यूं समझ लें कि दे बुक है। जो ही उसका नाम एफआईआर में दर्ज होगा, वो एफआईआर कोई होगी, मुहर्रिर जो है उसको उस दे बुक पे उसका नाम लिख देगा। अगर कोई बाहर का रहने वाला है तो उसका एक अलहदा खाना है, उसके उसके हिस्से हैं, अव्वल दोयम सोयम, उसमें ये दामी रिकॉर्ड हो गया। अब अगर वो बंदा चालान होता है, ठीक है, उसके इंदराज हैं, डिफरेंट एफआईआर में उसके खाने हैं, ज़िमनियाँ उसी में दर्ज हो रही होती हैं, सारा फिर चालान बन गया, चालान 173 की रिपोर्ट है, बन के चली गई। अब वो बंदा सजायाब हो गया, तो उसी रजिस्टर 9 के हिस्सा पंजों में उसका नाम दर्ज हो जाता है कि जो उस बंदे को इतनी सजा हुई, सजा हो गई, यानी रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड बन गया। बरी हुआ तो उसमें लिखा जाएगा बरी हुआ। अब सीआरओ ने वहीं से रिकॉर्ड लेना है। अब जो होता है तरीकाकार वही है। अब पता नहीं रजिस्टर हैं या नहीं है, थाने के 25 रजिस्टर होते हैं। अब पता नहीं लोग किसी को पता है या नहीं है, मुझे इसलिए पता है आज कि वहाँ बैठ के हमने हाथ से इंदराज किए हुए हैं। हमें डी कोर्स में जब प्रोबेशनर बन के गए, एसएचओस मुहर्रिर के साथ ज़मीन पे बिठा दिया करते थे कि जी बैठें, इंदराज करें, काम सीखें, ज़िम्नियाँ लिखें। ये वो करते नहीं हैं। अब जो ही सीआरओ में उसका नाम आता है, अब सीआरओ में दर्ज हो गया जी, कंप्यूटर में आ गया जी। अब इसमें 2 किस्म के मुकदमात या 3 किस्म के हो गए। एक तो हो गया जी क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, जिसमें कत्ल है, ज़रर है, ये चीज़ें हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके डकैती हो गई, चोरी हो गई, इसमें वो हो गया जी। इसी तरह बाकी जो हैं आम मुतफरक केसेस, उसमें आपके ख़िलाफ़ वो 188 का पर्चा हो गया, वन व्हीलिंग का पर्चा हो गया जी, कैट फ्लाइंग का पर्चा हो गया। अच्छा, अब उसमें क्या करते हैं ये पुलिस वाले, जो इन्हें नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आपने तादाद पूरी करनी होती है। जब इन्हें ऊपर से हुक्म आता है तो यकीन करें ये खाना पूरी कर रहे होते हैं। जो भी चढ़ गया इन्होंने पकड़ लिया। इसका आपको भी तजुर्बा होगा। कभी ये गुनाहगार नहीं पकड़ा जाएगा, जो इनसे भाग जाता है वो नहीं पकड़ा जाएगा। जो वैसे देख रहा है तमाशा, उसको पकड़ लेंगे, नंबर पूरे करने हैं। नंबर पूरे करेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड ले लेंगे, नहीं नहीं हमने छोड़ दिया तुम्हें, साथ में पर्चा दे दिया, उसे ज़मानत उसकी ले ली, सुबह आ जाए यार तेरी बेल हो जाएगी। अब उसके साथ आपने ज्यादती की, उस बच्चे के साथ आपने ज्यादती की, ये गुनाह कबीरा आपने किया, उसका सारा कैरियर आपने बर्बाद कर दिया। ये सीआरओ का करियर पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, अब तो देखें, आप बाहर जब जाते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है कि फलां मुकदमा दर्ज हुआ। अब उन्हें तो नहीं पता कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है। होना ये चाहिए कि सिर्फ डकैती, चोरी या इस टाइप के हीनस जो क्राइम है वो आने चाहिए, ताकि वो लोग जॉब ना कर सकें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया है उसमें कि जी अगर आप बंदा बरी होता है तो जो बरी होता है आप उसको सीआर, जो आप करैक्टर सर्टिफिकेट देते हैं उसमें ना लिखें, लेकिन सीआरओ में रहेगा आपका नाम। सीआरओ से खत्म नहीं हो सकता। सीआरओ से नहीं जा सकता, वो दायमी रिकॉर्ड है। वो बंदा मर भी जाए तो आगे लिख देंगे मर गया, लेकिन ये नहीं होगा कि उसका नाम निकलेगा। ये लोगों की गलत फहमी है। हाँ, जब करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उसमें लिखा होगा कि जी इसका रिकॉर्ड नहीं है। पहले ये होता था कि हाँ जी रिकॉर्ड है, जिसमें बरी हुआ आगे लिख देते थे, बरी हुआ, मुकदमा मौजूद है, ये बरी हुआ, ये फलां हुआ, ये बेगुनाह हुआ। अब पुलिस ने ये कहा कि जिनको जॉब देते हुए अक्सर बेचारे मुलाजिम हो जाते हैं। आप देखें ये भी ज्यादती है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगा। बड़े पुलिस कांस्टेबल्स हैं जो भर्ती हो गए, बड़े लोग हैं जो सरकारी नौकरी पे चले गए, ज्वाइन भी कर लिया, 3 महीने बाद जो आपका रिकॉर्ड था। अब नौजवान ये गलती करते हैं एक कि जब वो फॉर्म फिल किया जा रहा होता है उसमें वो नहीं लिखते कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि एक खाना होता है क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं था, आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, तो उसमें वो दर्ज नहीं करते, जानबूझ के छोड़ जाते हैं। अब जब वेरिफिकेशन होती है 2-3 महीने बाद आती है, वो कहते हैं जी मुकदमा था, आपने लिखा क्यों नहीं, मुलाजमत से निकाल देते हैं। तो सीआरओ बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, किसी को बेगुनाह मुलविस ना करें आप। उसी तरह पुलिस वालों को भी चाहिए कि वो ज्यादती ना करें। इस टाइप के मुकदमात हैं जो वन व्हीलिंग हैं, खाना पूरी वाले, कैट फ्लाइंग है या कुछ और चीज़ें हैं,
इसमें वो बच्चों को पकड़ पकड़ के बस खाना पूरी करते हैं, तो उनका कैरियर ख़राब करते हैं। अच्छा सर, छोटू गैंग, छोटू को आपने पकड़ा, उस वक्त छोटू क्या था और उसके बाद छोटू क्या बना? क्या आपको इल्म था कि जिसको आप छोड़ रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में बहुत बड़े गैंग का लीडर बन जाएगा? छोटू बेसिकली ये बकरानी एक कौम है, बकरानी ये मज़ारी नहीं है, बलोच नहीं है। ठीक है। बकरानी एक अलहदा कौम है, बलोच नहीं है, मज़ारी सखानी लठानी उनमें से नहीं है। छोटू और इसका भाई एक होता था शूबी बखरानी, वो बड़ा डकैत टाइप बंदा था, उस वक्त भी उसका नाम था, बाद में मारा गया मुकाबले में। तो ये 1992 में मुझे याद है, 1992 में जब मैं आवाज़ से चकोट सब्जल, तो ये पकड़ा गया छोटू एक वारदात में मोटरसाइकिल स्नैच करते हुए। तो उसे ले आए, नहीं पता था कौन है, बच्चा सा था, 16 साल इसकी उम्र थी, काला सा, दुबला पतला, बिल्कुल अजीब सी वाजबी सी शक्ल इसकी। तो पता चला इसने तो बड़ी वारदातें की हुई हैं, क्योंकि ये इनकी ख़ानदानी होता है ना, ये कच्चे के लोग ये बाज नहीं आते। जिसकी फितरत में कुछ करना है, या जिसको बचपन से जिसका बड़े को देख रहा है ना, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा होता है, तो ये वारदात करने वालों के बेटे वारदात ही करते हैं, वारदात की करते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। वो हमने इंशाल्लाह होने नहीं देनी। ये वडेरे जो है ना एजुकेशन जाएगी, ना ये पढ़ ले के बेचारे बचेंगे, उन्होंने डाकू ही बनना है, इसी तरह मरते रहना। तो ये छोटू साहब जो हैं ये काबू आ गए, हमने बड़ा इसको टॉर्चर भी किया, इसने मोटरसाइकिल बताए, रिकवरियाँ भी हुई। तो उस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था, यही फ्राई का ट्रेंड चल रहा था, तो उसको कहा गया जी फ्राई। तो मैंने कहा नहीं सर, ये बच्चा है, नहीं ये डिज़र्व नहीं करता। हाँ, इसने गैंग रेप किया मतलब होता, ऊपर से इसने अहकामात कुछ आ किया गए थे कि होता इसको फुल फ्राई कर दें। वो चलते रहते थे जी। वो फिर देखिए ना, खुद आप पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले तो कहते हैं। अब आप में इतना हौसला होना चाहिए ना, आप कहें नहीं सर ये नहीं बनता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त अगर हम कुछ करते थे तो हमने बर्दाश्त भी खुद ही करना होता था, मैनेज भी करना होता था। अब तो इन बेचारों को मैनेज करना ही नहीं आता। ये तो एम ही है सारे, माजरत के साथ अब ये कहेंगे जी, अब खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन आपको पुलिस में बड़ा तगड़ा होकर रहना पड़ता है। तो छोटू को फिर मेरी कुछ सियासतदानों से लड़ाई हुई, ये रहा मेरे पास 7-8 महीने, वो बैठा रहा, नहीं छोड़ा, क्योंकि छोड़ेंगे तो वारदात करेगा। वो उस एरिया में बैलेफ भी कम आता है, हाई कोर्ट वाले भी नहीं आते। आपको पता है किधर आते हैं जी वो। एक दफ़ा वो बैलेफ आए थे, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हो गई थी, ये हाई कोर्ट भावलपुर के ना आए, वो जा रहे थे, उन पे फायरिंग हुई, फिर वहाँ ही छोड़ गया। बहुत कम आते थे उधर, अब भी नहीं जाते मेरे ख्याल में। तो फिर हमारे एक दोस्त थे मियाँ मकबूल, उन्होंने इसको चालान किया, और फिर ये गया, इसको मेरे ख्याल हाफ फ्राई किया गया था, उसमें टांगे वांगे इसके कुछ करके इसको चालान किया, और ये 6 महीने बाद ठीक हो गया, और फिर इसने निकल के जना पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। तो फिर आपको पछतावा हुआ कि यार मुझे फुल फ्राई कर देना चाहिए था छोटू को? शायद यार, मैं अब नहीं कह सकता, अब किसी के बंदे का पता तो नहीं होता, लेकिन सांप का बेटा सांप, सुपोलिया जो होता है वो सुपोलिया होता है। अच्छा, आखिर में सर, पुलिसिंग जो पहले थी वो वाकई एक दहशत थी, डाकुओं पे, डकैतों पे। सादकाबाद में लाशों को बाकायदा चौक में उल्टा लटकाया गया था। अच्छा नहीं, वो स्टोरी उल्टा लटकाने वाली बात तो गलत है। वो कुछ हुआ था कि जी उस वक्त हमारे डीपीओ होते थे, एसएसपी होते थे, बड़े अच्छे एसएसपी हैं, बड़े ऑनेस्ट जी, चीमा साहब, जुल्फ़कार चीमा साहब, बड़ा नाम है इनका जी, बहुत बड़ा नाम है। और मैं यकीन जाने अगर दिल से कुछ लोगों की इज़्ज़त करता हूँ तो उनमें एक नाम ये भी शामिल है, बल्कि टॉप पे यही है। मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा, मैंने सीखा कि जॉब किस तरह करते हैं, क्योंकि इनकी ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं कर सकता। काफ़ी पुलिस ऑफिसर रहे जो ऊपर से हमें पता होता था कि बड़े बनते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या थे सबको हमें पता होता था। एसएचओ को सब पता होता है कौन सा अफसर कितना ईमानदार है। तो वो 2 वारदातें हुई थी, बड़ी हीनस वारदातें हुई थी, कोट सब्जल की नहीं थी वो। एक सिटी सादकाबाद की वारदात थी, ठीक है, जिसमें एक आदमी सुबह वो एक पुल है उस पर मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, तो एक गाड़ी आई, उसमें उसे अगवा किया। 2 लोग थे जी, उनको गाड़ी में डाला, एक को छोड़ गया, दूसरे को ले गए। और एक दूसरी वारदात हुई, एक टैक्सी किराए पे ले गया, टैक्सी ड्राइवर साथ था, बड़ा नौजवान बच्चा था,
उसको ले गए और रास्ते में गाड़ी ले गए, लेकिन उसका गला दबा के उसे जाते हुए चनीगोट के पास, अगर आप सादकाबाद से आते हैं, आपने चनीगोट देखा होगा, अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर के दरमियान है, तो वहाँ एक टीले वीले हैं, उसमें उसने उसको फेंक गया, जिंदा था, हाथ बांध के फेंक गए, वो बेचारा मर गया इसी तरह, वो लाश मिली। तो ये बंदे फिर हमने ट्रेस किए, गाड़ी फिर हमने, मुझे चीमा साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे मुझ पर, तो हमने वो गाड़ी ट्रेस की, गाड़ी हमें अटक से मिली, अटक पे पकड़ी गई, फिर वो हमने चलाते हुए कि कैसे गाड़ी यहाँ कैसे किससे पकड़ी गई, वो उसको पकड़ा, फिर इसी तरह पीछे आते गए ना, गाड़ी किससे पकड़ी गई उसका नाम था, 550 में कब्जे में थी, किसके कब्जे में एड्रेस था, उसके पास आया, उसने अगला बताया, फिर अगला बताया, तो हम पहुंच गए, तो 3-4 लोग थे, उनको हमने पकड़ लिया, वो जो गाड़ी थी। इसी तरह जो अगवा करके ले गए उसे भी मार दिया गया, पैसे भी ले लिए गए, तो वो भी ट्रेस हो गया। तो वो जो बंदे पकड़े गए थे, 3 या 4 थे, तो वो फिर ज़ाहिर है वो बनता था जो हुआ उनके साथ। अब चीमा साहब ने ये कहा, हुक्म आया कि इनकी लाशें चौक में लटका दी जाए, सादकाबाद के चौक। सादकाबाद में बाकायदा उस दिन की अखबार में खबरें आई थी। एक डीपीओ कह रहे हैं, एसएसपी यार, चीमा साहब वन मैन आर्मी है, वो उस वक्त एसएसपी होते थे ना। एसएसपी रहीम यार खान कह रहे हैं कि जी इनकी लाशों को चौक में लटकाएं। मुनीर अफजल खान एक होते थे, मेरे अजीज भी थे, फौत हो गए बेचारे, इंस्पेक्टर, बहुत दिलेर इंस्पेक्टर। अलादीनो ख्वाजा, एडी ख्वाजा एक बड़ा नाम है, वो उस वक्त वो भी ऑनेस्ट थे उस वक्त, और वो भी एएसपी थे उस वक्त मेरे, और हमारी टीम होती थी बड़ी काम करने वाली। तो फिर वो हमने बड़ी मिन्नत अल्लाह की, कुछ दोस्तों को डाला कि चीमा साहब की मिन्नत करें जी कि सर ऐसा ना करें, मुश्किल हो जाएगा, अब लाशें लटकाएं सर, क्या करें, कैसे लटकाएं। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर आप लाशें चौक में ले आए। तो लाशें जी हम उठा के फिर ले आए। कितनी लाशें थी सर? 4 थे लोग वो जी, ट्रैक्टर ट्राली पे रख के फिर हमने वो चौक, गौसिया चौक है एक सादकाबाद में, वहाँ रखी। और उसके बाद चीमा साहब आए, तकरीर की बाकायदा, ऊपर खड़े होके मेरा हाथ पकड़ के, मुनीर अफजल खान का बड़ी उन्होंने अच्छे अल्फाज में याद किया। और मुझे उस दिन किसी ने पिछले कोई 2-3 माह पहले ना कोई कटिंग एक भेजी है, जंग अखबार की थी, उसमें चीमा साहब ने लिखा हुआ था, वो पूरा वाक़या लिखा, और उन्होंने बाकायदा कहा कि लाशें लटकाई गई, और उसमें उन्होंने फिर मेरा और मुनीर अफजल खान का जिक्र किया बाकायदा कि जी मेरे 2 अफसर थे जो बहुत दिलेर थे। तो मेरे लिए ऑनर है कि एक ऐसा अफसर जिसको पूरी दुनिया मानती है। देखो फिर लाशें ला के लटका दी थी? नहीं लटकाई गई, वो लटकाई नहीं गई थी, वहाँ रखी गई थी, लेकिन वो क्योंकि अखबारों में आ गया था, तो फिर वो एक ट्रेंड ये बन गया कि लाशें लटका दी गई। तो ये इस वाक़या था, उससे एक इम्पैक्ट बना था। मैं जो आपने बात की है ना, SHOs बाई बर्थ होते हैं, SHOs की एक अपनी स्टाइल होती है। SHOs कभी गरीब और मजलूमों को तंग नहीं करते। SHOs बदमाशों के लिए अजाब होते हैं, वो बदमाशों के लिए बदमाश होते हैं SHO। हमारे SHOs गरीबों और मजलूमों के लिए बदमाश हैं, आम लोगों के लिए बदमाश हैं, क्रिमिनल्स के लिए, सियासतदानों के लिए भीगी बिल्लियाँ हैं। हमारे SHOs, हमारे वक्त में हम SHOs सियासतदानों को आंखें दिखाते थे, बिल्कुल दिखाते थे हम, क्योंकि पुलिस के जो सीनियर्स होते थे वो हमारे साथ होते थे, SHOs के साथ प्रोटेक्ट करते थे हमें। उन्हें पता होता था मेरा ये SHO बिल्कुल ठीक है, और SHO की बात मानी जाती थी। अब क्या है, अब वर्थ ही नहीं है, ज़बान ही नहीं है ना, SHO की ज़बान ही नहीं है। और जो अच्छे हैं वो आज भी नाम वाले हैं, वो आज भी जहाँ जाते हैं वहाँ क्राइम रेट कम होता है। बिल्कुल ऐसा। हम जहाँ हमारी पोस्टिंग होती थी क्राइम रेट 0 हो जाता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so आपका much. अजीज़ुल्लाह खान साहब, आप आज हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, क्या पुलिस के रवैये में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, और आप समझते हैं कि पुलिस पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, या क्या बेहतरी लाई जा सकती है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर राय का इजहार कर सकते हैं।